सुप्रभातम प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंतः। तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि इनकी जयंती पर प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो ये महान व्यक्तित्व अपने उत्तराखंड के हैं। तो देखिए, हमें इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य, हमारी आपकी पाठ्यपुस्तक में यह पाठ दिया हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपको इनके व्यक्तित्व से, इनके गुणों से, इनके कार्यों से प्रेरणा लेनी है, और प्रेरणा लेने के पश्चात आपको भी कहीं न कहीं इनसे, इनके कार्य, इनके जो कर्तव्य पथ है उस पर चलने का प्रयास करना है। अर्थात जैसे इन्होंने कार्य किए हैं, आपने भी ऐसे कार्य करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस पाठ से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, एक गद्यांश आप मान के चलिए 6 नंबर का, एक प्रश्न आप मान के चलिए 2 नंबर का, और वाक्य निर्माण में वाक्य के लिए जो शब्द आते हैं, शब्द दिए जाते हैं पेपर में, वो कहीं से भी आ सकते हैं ना। तो उसमें 4 वाक्य, आप प्रत्येक पाठ से 4 वाक्य अवश्य तैयार कर लें। इसीलिए मैं प्रत्येक पार्ट में आपको वाक्य निर्माण वाला प्रश्न अवश्य करा रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको अनावश्यक पढ़ने के लिए ना हो। आप उतना ही पढ़ें जितना आपकी परीक्षा में वो जो है काम आएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके ऊपर भी क्या हो जाता है, भार हो जाता है। और आप लोग कितना पढ़ते हैं ये मुझे ज्ञात है ना। तो देख लेते हैं, चलिए इसी के साथ पाठ परिचय शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन से संबंधित है। वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मगौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण उन्होंने प्रदेश और देश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह एक महान राजनेता के साथ ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जिस भी पद पर कार्य किया वहाँ अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। निश्चित तौर पे आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इनका जो व्यक्तित्व है वो क्या होगा, प्रेरणा का स्रोत होगा। तो देखिए, चलिए देरी नहीं करते हैं, इसमें हम इसको साथ साथ वाचन के साथ साथ इसका अनुवाद भी देखेंगे, क्योंकि अलग से पढ़ने में इसमें समय ज़्यादा लगता है, और वो समस्या मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो देखिए, चलिए। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। तो अर्थ भी देखेंगे। एकः नवयुवकः, एक नवयुवक यानी कि नौजवान जिसे कहते हैं। अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब होता है वकील। श्वेतवेषः यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद रंग के कपड़े। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो फोटो है ये ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें सभी या तो काला ही दिख रहा है या सफ़ेद ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिरस यानी कि सिर पर, टोपिकाम धृत्वा टोपी को, धृत्वा धारण करके, न्यायालयम प्रविष्टवान न्यायालय में प्रवेश करते हैं। आंग्ल न्यायाधीशः, अब इसका एक बार एक साथ देख लेते हैं। एक नौजवान अधिवक्ता, नौजवान वकील सफ़ेद वस्त्र धारण करके, सिर पर टोपी धारण करके न्यायालय में प्रवेश करता है। आंग्ल न्यायाधीश, आंग्ल मतलब अंग्रेज़, अंग्रेज़ न्यायाधीश। तो उस समय क्या थे, जब ये जो है पैदा हुए थे, या ये जो जवान रहे होंगे, नौजवान रहे होंगे, तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। तो आंग्ल न्यायाधीश अर्थात अंग्रेज़ जज एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेशं दृष्ट्वा तम आदिष्टवान् यत् टोपिकां विना न्यायालयं प्रविशतु अन्यथा बहिर्गच्छतु। तो जो आंग्ल न्यायाधीश था, जो अंग्रेज जज था, वो एतस्य नवयुवकस्य, इस नवयुवक का गौरवमयं भारतीयं वेशम दृष्ट्वा, गौरवमय भारतीय वेश दृष्ट्वा देख करके, तम आदिष्टवान उनको आदेश देता है। क्या आदेश देता है? यत् कि टोपिकां बिना न्यायालयं प्रविशतु, टोपिक के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बहिर्गच्छतु, अन्यथा बाहर चले जाओ। कि अगर आपको इस न्यायालय में आना है, इस कोर्ट में आना है, तो आपको अपनी टोपी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, टोपी को हटाना पड़ेगा, और अगर आना है तो टोपी के बिना आना है, अन्यथा बाहर चले जाओ। ऐसा उस जज ने, उस अंग्रेज जज ने इनको आदेश दिया। सह नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्, वह नवयुवक आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष बोलता है। कौन?
वह नवयुवक कौन था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वो नौजवान अंग्रेज जज के समक्ष मतलब सामने अवदत बोलते हैं, अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि, कि मैं इस न्यायालय को त्यक्तुम शक्नोमि त्याग सकता हूँ, परन स्वटोपिकाम न निकासिष्यामि, अपनी टोपिका को अर्थात अपनी टोपी को नहीं निकालूंगा। यतो ही एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति, यतो ही यानी कि यह टोपी ही एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति, यह टोपी ही मेरे आत्मगौरव का विषय है। ये टोपी तो मेरे आत्मगौरव का विषय है, मैं इसे नहीं निकालूंगा। भले ही मैं न्यायालय को त्याग दूं, किंतु मैं अपनी टोपी को नहीं निकालूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। एषः नवयुवकः, यह नवयुवक भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्तिभावना संपन्नः भारत रत्नमित्युपाधिना विभूषितः पंडित गोविंद बल्लभ पंतः आसीत्। तो यह नवयुवक, यह नौजवान भारतस्य गौरव पुरुष यानी कि भारत का गौरव पुरुष अर्थात जिस पुरुष पर गौरव किया जा सके ऐसा पुरुष राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न हो, राष्ट्रभक्ति की भावना से, राष्ट्र के लिए जो भक्ति है उस भावना से संपन्न कौन? अब इसका संधि विच्छेद हम सबसे पहले कर लेते हैं। शब्द दिया है यहाँ पर भारत रत्न मित्युपाधिना, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सबसे पहले तो भारत रत्नम को हम अलग कर देंगे, यहाँ तक हमने अलग कर दिया। अब मौ को अलग कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ई भी है, तो धन इति तो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यण संधि हुई है ई का यो, अब उपाधिना यहाँ पर शब्द बचता है, तो इन दोनों में यहाँ पर यण संधि हुई है, ठीक है ना। ई के बाद उ आया है तो हो जाएगा य, ठीक है ना। तो य यहाँ पे हो रखा है, ऊ की मात्रा उस पर लगी हुई है, तो यण संधि इसमें हो जाएगी। आप अपनी स्मृति के लिए जो है इसको याद रखिए। तो इसका अर्थ हमें निकालने में सरलता होगी जब हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो भारत रत्नम इति उपाधिना अर्थात भारत रत्न नामक उपाधि से विभूषित, अर्थात भारत रत्न की उपाधि से जिनको विभूषित किया गया था वे पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत, वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इस पूरी पंक्ति का देख लेते हैं। यह नवयुवक, यह नौजवान भारत का गौरव पुरुष राष्ट्रभक्ति भावना से संपन्न भारत रत्न नामक उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद बल्लभ पंत था या थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म, पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंडस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंटा नामक, देखिए खूंटा नहीं है यहाँ पर, केवल होना चाहिए था खूंट ग्राम, खूंट नामक एक ग्राम है। आज तक भी आपने अनेक पाठ पढ़े होंगे, तो खूंट गांव है वो, मैंने देखा हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि खूंटा नहीं बल्कि खूंट है वो, खूंट नामक एक ग्राम है। आगे वाला शब्द थोड़ा सा क्या है, इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे। सप्ताशीत्यधिकाष्टादशशततमे वर्षे अभवत्। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपदे, अल्मोड़ा जनपद में खूंट नामक एक ग्रामे, खूंट नामक गांव में सप्ताशीत्यधिकाष्टादशशततमे। तो इसका भी हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे सप्ताशीत्यधिकाष्टादशशततमे। तो इसका जो संधि विच्छेद है, देखिए इसका संधि विच्छेद हम सबसे पहले कर लेते हैं। सप्ताशीति, यहाँ पे भी यण संधि हुई है इसलिए यह हो गया यहाँ पे। सप्ताशीति, सप्ताशीति मतलब होता है 87। सप्ताशीति किसको कहते हैं? 87 को कहते हैं, ठीक है। और अधिक निकाल लेंगे, यहाँ पे से दिख रहा होगा आपको अधिक, फिर हो जाएगा आपका अष्टादश भी दिख रहा होगा, अष्टादश धन शत धन तमे। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम इसका देखेंगे अष्टादशशततमे। अष्टादश मतलब क्या होता है? 18, शत मतलब 100 यानी कि 1887। अधिक क्यों लिखा है? 1800 में 87 जोड़ेंगे, है ना। तो 1887 तमे मतलब में, ठीक है।
तो 1887 में अभवत हुआ था। तो पूरी पंक्ति का देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के खूंट नामक गांव में 1887 में, 1887 ईस्वी बोलें या फिर वर्ष बोलें, में अभवत हुआ था। अस्य पितु नाम श्री मनोरथ पंतः आसीत्। तो इनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रारंभिकी शिक्षा यानी कि उनकी शुरुआती जो शिक्षा थी, तस्य मातामहस्य, उनके मातामह। अब मातामह किसे कहते हैं भाई? पितामह तो आपने महाभारत में बहुत सुना, महाभारत में भीष्म पितामह सुना, लेकिन मातामह क्या है? तो जब पिता के पिता जो हैं, जिनको हम दादा कहते हैं, वो पितामह हैं, तो मातामह किसे कहेंगे? माता के पिता को। तो माता के पिता नाना जी। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो शुरुआती शिक्षा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा कहते हैं ना, प्राइमरी। हाँ, तो वो उनके मातामह से अर्थात नाना के, नाना कौन थे? श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय से, श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय के गृह मतलब घर में स्थित्वा रह करके अभवत हुई। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय के घर रहकर हुई। तस्य मातामह, उनके मातामह, उनके नाना जी कस्यचित् आंग्लाधिकारिणः प्रमुख सहायक आसीत्। तो किसी उनके जो नाना जी थे वो किसी आंग्ल अधिकारी, आंग्ल मतलब पहले ही बताया मैंने, अंग्रेज अधिकारी के प्रमुख सहायक आसीत्, प्रमुख सहायक थे। सहायक यानी कि जिसको हम असिस्टेंट बोलते हैं ना, असिस्टेंट कहते हैं। हाँ, तो वो किसी अंग्रेज अधिकारी के सहायक थे, असिस्टेंट थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षायाः प्रसिद्धे केंद्रे प्रयागनगरे संपन्ना अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जिसे आप कहते हैं, शिक्षाया प्रसिद्धे केंद्रे, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र प्रयागनगरे संपन्ना अभवत्, प्रयागनगर में संपन्न हुई। प्रयागनगर, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र प्रयागनगर में संपन्न हुई। प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के आगच्छत्। प्रयागनगर में ही सह वे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों के संपर्के आगच्छत्, संपर्क में आए। ततः एव, वहीं से, एव मतलब ही, तस्य राजनीतिकं जीवनम आरब्धम, उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। विधि शिक्षा किसे कहते हैं? लॉ की पढ़ाई। लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई, जिसको पढ़ करके अधिवक्ता बनते हैं। शुरुआती पंक्तियों में आपने पढ़ा कि नौजवान अधिवक्ता, अर्थात अधिवक्ता यानी कि वकील। तो जो विधि शिक्षा वकालत की पढ़ाई के पश्चात अध्ययनान्ते, यानी कि वकालत की शिक्षा उसके अध्ययन के अंते मतलब उसके अनंते यानी कि उसके पश्चात, उसके बाद, सह वे या इन्होंने अधिवक्तृ रूपेण यानी कि वकालत के रूप में या वकील के रूप में जीविकोपार्जनम आरब्धवान, जीविकोपार्जन शुरू किया। जीविकोपार्जन यानी कि जिसको हम नौकरी कहते हैं, रोजी रोटी, है ना, शुरू किया। समाजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन् सः जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान्। समाज के उत्थान के लिए विविधानि कार्याणि कुर्वन् यानी कि विविध कार्य करते हुए, सह उन्होंने जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान, उन्होंने जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। आरंभे काले तस्य राजनैतिकं क्षेत्रम उत्तराखंडम एव आसीत्। आरंभे काले मतलब शुरुआती समय में, तस्य राजनैतिकं क्षेत्रम, उनका राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंडम एव आसीत्, उत्तराखंड में ही था। परंतु शनैः शनैः तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः, शनैः यानी कि धीरे धीरे, तस्य उनके व्यक्तित्वस्य प्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी हो गया, यानी कि पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो गया, अर्थात उनकी जो कीर्ति थी वो संपूर्ण राष्ट्र में फैल गई। एतदर्थं सः बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। तो
इसी संदर्भ में, यानी कि इसी जो राजनीतिक जीवन उनका शुरू हुआ, इसी अर्थ में उन्होंने बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्, उन्होंने बहुत सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन किए। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनांदोलनम अकरोत्, 1927 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, साइमन आयोग का बहिष्कार किया। साइमन गो बैक आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इतिहास में, है ना। साइमन आयोग आया था तो उसके बहिष्कार के लिए इन्होंने जन आंदोलन किया, अर्थात जो जनता थी उसको भी अपने साथ लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। कुमाऊं प्रांते व्याप्ताम नायक प्रथाम सह समापयत, तो कुमाऊं प्रांत में, अर्थात जो गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड के दो मंडल हैं, उनमें से कुमाऊं मंडल में क्या था व्याप्त, नायक प्रथा व्याप्त थी, वहाँ पर नायक प्रथा जो है चली आ रही थी। तो सह समापयत, इन्होंने उस नायक प्रथा को क्या किया, उसका समापन किया। आगे देखिए, साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राणरक्षायै आरक्षकाणां दंड प्रहारान् सह स्वस्य उपरि असहत। तो साइमन आयोग का जब राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा था, अर्थात पूरे राष्ट्र में साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, तो उस राष्ट्रव्यापी विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्राण रक्षायै, अर्थात प्राणों की रक्षा के लिए, आरक्षकाणाम यानी कि सैनिकों के दंड प्रहारान, अर्थात लाठियों के प्रहार को, सह उन्होंने, स्वस्य ऊपरी असहत, अपने ऊपर सहन किए, तस्मात् कारणात्, उसी कारण, आजीवनम तस्य सिरः कंपते स्म, इसी कारण उनका सर जो है वो आजीवन कांपता रहा। क्यों कांपता रहा? क्योंकि वो लाठियों का प्रहार उन्होंने पंडित नेहरू जी की प्राणों की रक्षा के लिए अपने सिर पर सहे थे, इसलिए उनका जो है सिर आजीवन कांपता रहा। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनका सिर कांपता रहा। 1930 तमे वर्षे एषः उत्तराखण्डे लवण सत्याग्रह आंदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्। 1930 में इन्होंने उत्तराखंड में लवण सत्याग्रह आंदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्, यानी कि लवण यानी कि नमक सत्याग्रह आंदोलन जो किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। अर्थात भारत में ही नमक बनता था, हमारा ही नमक, और हमको क्या मिलता था, वो कर देना पड़ता था उस पर हमें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा कि हमें इस पर टैक्स हम नहीं देंगे, बल्कि हमें क्या होना चाहिए, हमें इस पर जो है फ्री नमक मिलना चाहिए, हमें मुफ्त में नमक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये निर्मित हो रहा है। चलो जो वस्तुएं बाहर से आ रही हैं उस पर तो हम टैक्स दें, लेकिन इस पर किस बात का? तो इन्होंने उत्तराखंड में जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। आगे देखिए, सत्याग्रह आंदोलन समये सह कारागारम प्रेषितः। सत्याग्रह आंदोलन के समय वे कारागार में, अर्थात जेल में भेजे गए या जेल डाल दिए गए। एवमेव सह अनेकसाम स्वतंत्रता आंदोलनाम नेतृत्वम अकरोत्। तो इसके बाद भी इन्होंने क्या किया, इनको जेल भी डाल दिया गया, फिर भी इन्होंने अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। तेषु भागम च अवत, और उनमें भाग भी लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्रनेतारः भाषा विवाद निवारण सदृशानि महत्वपूर्ण कार्याणि तस्य द्वारा संपादितवन्तः। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, सदृशा मतलब जैसे, राष्ट्र नेताओं के भाषा विवाद निवारण सदृशानि मतलब जैसे महत्वपूर्ण कार्य तस्य द्वारा, उनके द्वारा संपादित किए गए। किनके द्वारा? पंत जी के द्वारा। हाँ, तो एक बार साथ देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नेताओं के भाषा विवाद निवारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा संपादित किए गए, उनके द्वारा संपन्न किए गए, क्योंकि ये क्या थे, पेशे से वकील थे, तो उनके द्वारा ये विवाद समाप्त किया गया। 1937 तमे वर्षे एषः कांग्रेस दलस्य नेता चित्तः जातः। 1937 में इनको कांग्रेस का नेता चुना गया। तदंतरम संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री च अभवत्। तदंतर उसके बाद संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए।
तो संयुक्त प्रांत से यहाँ पर तात्पर्य है, आप जानते हैं कि सन 2000 में हमारा उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अर्थात संयुक्त प्रांत मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो 2000 तक एक ही थे। तो 9 नवंबर 2000 को हमारा जो प्रांत है अर्थात उत्तराखंड वो अलग हुआ था। तो उसी संयुक्त प्रांत की बात की गई है कि उसके मुख्यमंत्री हुए। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंतः स्वप्रतिभा बलेन भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री अनेकासां समितीनां संघटनानां च सदस्यः अपि अभवत्। यानी कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वप्रतिभा बलेन अपनी प्रतिभा के बल पर भारतस्य संविधान परिषद यानी कि भारत की संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री, अनेक समितियों और संगठनों के सदस्य भी हुए। तो देखिए एक व्यक्ति इतनी भूमिका निभाता है अपनी प्रतिभा के बल पर वो भारत के संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री, अनेक समितियों और संगठनों के सदस्य भी हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः देशभक्तः समाजसेवकः नेता कुशलः राजनीतिज्ञः च आसीत्। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत देशभक्त, समाजसेवक, नेता और कुशल राजनीतिज्ञ थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण 1957 तमे वर्षे भारत सर्वकारस्य सर्वोच्चेन नागरिक सम्मानेन भारत रत्न मृत्युपाधिना अयं महापुरुषः सम्मानितः। तो कृतज्ञ राष्ट्रेण यानी कि कृतज्ञ किसे कहते हैं, इस शब्द का मैंने कई बार बताया भी होगा आपको। कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न क्या होता है, इसका विलोम होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो कृतज्ञ अर्थात कृतज्ञ राष्ट्रेण यानी कि राष्ट्र ने इनके द्वारा किए गए उपकारों को माना। तो कह रहा है कृतज्ञ राष्ट्रेण अर्थात कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा 1957 तमे यानी कि 1957 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में दिया जाता है वो क्या है, भारत रत्नम इति उपाधिना, भारत रत्न नामक उपाधि से अयम महापुरुष सम्मानित, इस महापुरुष को सम्मानित किया गया। तो कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा 1957 में भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नामक उपाधि से इस महापुरुष को सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न क्या होता है, जरा पता है आपको इस बारे में? भारत रत्न होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा था, क्या कहा था? पंडित गोविंद वल्लभ पंतः झंझावातेषु अपि मार्गप्रदर्शकः दीपकः आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत झंझावातेषु यानी कि आंधी तूफान में भी मार्गप्रदर्शकः मार्ग दिखाने वाला दीपकः आसीत् दीपक था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः 1961 तमे वर्षे मार्च मासस्य 7 दिनाङ्के इहलोकं परित्यज्य दिवं जगाम, परन्तु अस्य कीर्तिकौमुदी सदैव जनानां मार्गदर्शनम करिष्यति। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1961 में मार्च मासस्य 7 दिनांके यानी कि 7 मार्च 1961 को यह लोकम परित्यज्य इस लोक को छोड़कर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, दिवम जगाम अर्थात उस दिव्य लोक को चले गए। दिव्य लोक यानी कि स्वर्ग लोक को चले गए। परंतु अस्य कीर्ति कौमुदी, इनकी कीर्ति कौमुदी मतलब इनके द्वारा किए गए जो सुंदर कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, वे सदैव हमेशा जनानां मार्गदर्शनम करिष्यति, लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद।